नमस्कार, मैं संजय कुमार। किस्से वाला आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी टेल्स एंड टॉक। किस्से वाला लाया है दास्तान हिंदुस्तान और किस्सा दुनिया जहान। आप सुन रहे हैं प्रसिद्ध कथाकार कमलेश्वर की कहानी नौकरी पेशा। गांव के उखड़े हुए लोगों को कस्बा पनाह देता है। यहाँ की जिंदगी गांव की आबादी को चुंबक की तरह से खींचती। इधर 30-40 वर्षों से कई महाजन परिवार यहाँ आ चुके हैं और उनकी देखा देखी और आते चले जा रहे हैं। इन लोगों में जल्दी से जल्दी कस्बाती बन जाने की एक होड़ सी लगी रहती है। कस्बाती यानी गांव के लाला से बाबू बन जाने की होड़। राधे लाल के बाबा को लोग लाला ही पुकारते रहे और बाप को भी यही संबोधन मिला, क्योंकि वे परचूनी की दुकान चलाते थे। पर राधे लाल ने 10वां पास किया और बगुले की चोंच मारने की तरह तर्जनी से टाइप करना भी सीखा। इसलिए उसे बाबू का खिताब मिलने में कोई खास कठिनाई नहीं हुई। अब वो दुकान पर क्या बैठते, नौकरी को गले लगाया। बाबू राधे लाल कहकर कोई पुकारता तो जैसे उनका रोम रोम पुलकित होता। उन्हें लगता कि जीवन की सार्थकता तो अब हाथ आई। उस दिन इतवार था। पहली तारीख के बाद ये पहला इतवार था, इसलिए घर गृहस्थी का थोड़ा काम भी सिर पर था। फिर भी बाबू राधे लाल काफी इत्मीनान से अगले हफ्ते के लिए अपने पुराने पंप शूज साफ कर रहे थे। पास में खटिया पर कोट रखा था, जिसे उनके आवारा लड़के ने मैट्रिक तक पहनकर छोड़ा था और जिसकी आस्तीनों में कोहनियों की जगह छेद के बेहिसाब से छोटे बड़े फ्योंदे लगे हुए थे। एक मर्तबा उलटवाने के कारण ऊपर वाली जेब बाएं से दाहिनी ओर चली गई थी, जिसमें फाउंटेन पेन नुमा मोटी पेंसिल वो हर वक्त लगाए रहते और एक छोटी सी निहायत गंदी गांधी डायरी उसमें पड़ जाती। आज उनके लिए एक मुख्य काम था। वो काम था सफाई, क्योंकि वो जरा कायदा पसंद आदमी हैं और उनकी हफ्तेवार सफाई उसी कायदा पसंदगी की योजना का एक हिस्सा है। सफाई 3 चीजों की होनी थी: जूते, कोट और साइकिल। अभी एक जूता साफ हो पाया था कि बाहर से किसी ने आवाज लगाई। छोटी लड़की ने आकर खबर दी कि दफ्तर का चपरासी आया है। उनकी भाव में हल्का सा बल पड़ा। बाहर पहुंचे तो चपरासी ने कहा, आपको साहब ने बुलाया है, मैं नहीं जा सकता इस वक्त। बाबू राधेलाल ने पता नहीं क्यों अपनी आदत के खिलाफ एकदम बिगड़ करके कहा, तो यही कह दूं। चपरासी ने जैसे उनकी हैसियत और उनकी बात को तौलते हुए व्यंग किया। राधेलाल थोड़ा सा सकपकाए और अपनी आदत के मुताबिक नाक सिकोड़ कर उन्होंने जरा सोचने की कोशिश की। चपरासी की तरफ देखा और आजीजी से बोले, अरे भाई, तुम काहे को नाराज हो? अब सोचो न जरा, एक दिन तो मिलता है, उसमें भी ये खिटखिट पिट न ठीक से पूजा पाठ और न। अच्छा देखो, तुम जरा बरा जाओ, कह देना कि घर पर नहीं मिले, कह आया हूं। चपरासी एक क्षण खामोश रहा तो बाबू राधेलाल सोच में पड़ गए, नाहक इस पर बिगड़ पड़े। भला कौन सा कसूर इसका था भाई? वो तो खुद बेचारा हुक्म का बंदा है। साहब ने कहा, बुला लाओ, ये चला आया। बिगड़ी बात और भी संभालने की गरज से वो बोले, भाई तुम बस इतना कहते ना, नहीं तो तुम भी दिन भर दफ्तर में अटके रह जाओ, हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर साहब को इत्तला कर दूंगा कि बाबूजी नहीं मिले, घर में खबर कर दी। बस सब संभल जाएगा इतनी बात से। और ये कहते कहते वो चपरासी की साइकिल का हैंडल पकड़े पकड़े उसे सड़क तक छोड़ आए। घर में घुसते ही उन्होंने कोट की ऊपरी दाहिनी जेब से गांधी डायरी निकाली और खोल कर देखा। शायद साहब ने पहले ही हुक्म दिया हो और उनकी याद से उतर गया हो। रविवार 6 तारीख वाला पन्ना खोला, उस पर कार्यक्रम नोट था। सफाई करना है 1, 2 मंदिर जाना है, 3 राशन लाना है, 4 संभव हो तो शाम को साहब के घर हो आना है या तिवारी कन्या पाठशाला के मैनेजर साहब से मुलाकात कराना है, 5 आज जल्दी सो जाना है। उन्होंने जेब से मोटी पेंसिल निकालकर डायरी के उसी पन्ने पर नोट किया,
सुबह साहब से मिलने गए और उसे उसी दाहिनी जेब में रख लिया। पर पत्नी ने इस तरह ख्याल में डूबा और डायरी पर नोट करते हुए उन्हें देखा तो कुड़के भुनभुनाई। अब कुसुमा के ब्याह में तुम्हें सोचने के लिए अलग कोठरी का इंतजाम करा दूंगी। वैसे कौन आया था? चपरासी था, साहब ने बुलाया है, राधेलाल बोले। तो जाओ ना, साहब की गुलामी से फुर्सत मिले तो घर देखना, तुम्हें खुद इसमें मजा आता है। जाके दफ्तर में बैठ गए, सब काम धंधे से बरी। उस लाडले ने इम्तिहान का बहाना बना रखा है मेरी बला से, चाहे कुछ हो या ना हो। भाई मैंने तो उस चपरासी से साफ कहला दिया था कि मैं नहीं आ सकता। कौन मुश्किल नौकरी है, भले छूट जाए दूसरी देख लूंगा। राधेलाल ने कहा और जैसे उन्हें सचमुच महसूस हुआ कि इस वक्त चपरासी से साफ इनकार कर देना था। कोई भी कोई बात हुई, आखिर को अपना घर कब देखे, एक दिन तो मिलता है। और दूसरा जूता साफ करने में मशगूल हो गया। सफाई के बाद उन जूतों को पैरों में डालने के बाद और कोट पतलून पहनते हुए वो पत्नी से बोले, जरा देख ही आऊं। असल बात यह है कि साहब का मुझ पर जितना इत्मीनान है उतना बड़े बाबू पर भी नहीं है। मेरे टाइप से बहुत खुश हैं। कहते थे इतने जिले घूम आया हूं पर तुम जैसा होशियार टाइप बाबू नहीं मिला। बड़ा अपनापन मानते हैं, हमेशा घर के आदमी की तरह तुम कहकर बात करते हैं। बहुत ऊंचा स्वाभिमान जैसे अंधा होता है, वैसे ही पति की प्रशंसा से किसी भी पत्नी का स्वाभिमान ऊंचा उठकर उसे अंधा कर देता है। कुछ ऐसा ही इस वक्त हुआ। और राधेलाल सड़क पर साइकिल लाए, उसकी कील पर एक पैर रखकर लंगड़ी मुर्गी की तरह 10-12 कदम फुदके और चढ़कर दफ्तर चले गए। शाम को राधेलाल वापस आए तो मुंह सूखा हुआ था। जिस चबूतरे का सहारा लेकर साइकिल से उतरते थे उसके ठीक कोने पर गोबर रखा था, सो पैर रखते रखते बिदक गए और गिरती दीवार की तरह मैं साइकिल सड़क पर पसरते पसरते जरा सा बच गए। पजामे का मोहरा क्लिप से बंद था, इसलिए बचत भी हो गई, नहीं तो मुंह के बल गिरते। साइकिल भीतर रखी ही थी कि देखा लाला राम भरोसे बैठक में बैठे हैं। लाला राम भरोसे अपनी परचूनी की दुकान छोड़ खाड़ कर बाबू बनने की नीयत से फौजदारी के मुख्तार साहब के मुंशी हो गए थे। तहसील के तख्तों पर बस्ता रखकर बैठते थे। मुख्तार साहब के मुवक्किलों का हिसाब किताब और मिसलें वगैरह सब उन्हीं के पास रहती थी और वह दिल में सरकारी नौकर से गैर सरकारी नौकरी को बेहतर समझते थे। पर सरकारी नौकरी की बड़ाई इसलिए क्या करते थे कि देखा देखी उनको ये यकीन हो गया था कि यहाँ कस्बे में जिसे बुरा समझो उसे अच्छा कहो। सो घुसते ही लाला बोले, काहे राधे, इतवार को भी दफ्तर गए थे? हमारा तो ख्याल है कि सरकारी नौकरी में हजारों आराम है, इससे बढ़कर राजसी नौकरी दूसरी कोई नहीं। पर तुम तो जिस दफ्तर में पहुंचो मानो सब कारबार तुम्हारे ऊपर आ गया। काहे को जान दिए डाल रहे हो? कितने दिन की जगह मिली है? दद्दा 1 हफ्ते तक एवजी है, स्टेनो बाबू अगले शुक्र तक आ जाएंगे, बस फिर तो कहीं और काम ढूंढना है। बाबू राधेलाल ने जवाब दिया। आज तब काहे को चिमटे हो इस तरह? कौन तुम्हारी मुस्तकली हो रही है जो दिन रात लगे हो? अरे अपने काम से काम, छुट्टी के दिन छुट्टी, काम के दिन काम। नहीं, दफ्तर भी ये बढ़िया है दद्दा, वो आज साहब का प्राइवेट काम था थोड़ा सा, नहीं तो बड़े हराम का दफ्तर है। अरे तुम तो हमेशा ही ऐसा कहते रहे, आज तक कम से कम 20 जगह रह आए हो, किसी दफ्तर की बुराई नहीं सुनी तुमसे। और सचमुच बात ऐसी ही थी। बाबू राधेलाल क्लर्क, टाइप बाबू, लाइब्रेरियन और न जाने क्या क्या रह चुके थे। यानी कोई महकमा ऐसा न था जिसमें उन्होंने कुछ दिन न गुजारे हों। चुंगी से लेकर जजी, कलेक्ट्री तक गए थे और स्वामी जी के भंडारे के हिसाब किताब रखने से लेकर शहर के पुस्तकालय के लाइब्रेरियन तक रह चुके थे। सरकारी गैर सरकारी सभी महकमों के लिए बाबू राधेलाल स्टैंडिंग कार्य करता था। जब जिस महकमे को उनकी जरूरत पड़ती बुलवा लेता, खाली होते तो चले जाते, नहीं तो इंतजाम करा देते। पहुंच भी उनकी इतनी थी कि नौकरी चाहने वाले ताजे नौजवानों के सामने उन्हें ही लिया जाता। और बात भी ठीक थी, क्योंकि किसी दफ्तर में लीव वैकेंसी हुई तो नया आदमी रखकर कोई क्या करे। और फिर बाबू राधेलाल की 21 बरस की साख जो थी। शहर भर के ऐसे ठिकाने जहां जहां नौकरी मिल सकती थी, सबकी खबरें उनके पास रहती थी कि कौन से बाबू कब और कितने दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं, कौन छुट्टी बढ़ाएगा या उनके आने पर फिर कौन जा रहा है। कोई नई जगह होती तो वो अपने को उसके काबिल ना पाते, क्योंकि उसमें शुरू से सर्टिफिकेट वगैरह दिखाना पड़ता, डॉक्टरी जरूर होती और उनके मुताबिक लाखों झंझट होते जो उनके बस के नहीं।
इसलिए हर दफ्तर को वो प्यारे थे और उन्हें हर दफ्तर प्यारा था। किसी महकमे की बुराई आज तक उनके मुंह से नहीं सुनाई पड़ी। पता नहीं कब किस महकमे में उनकी जरूरत पड़ जाए। कोई हफ्ते भर की छुट्टी जाए तो और 4 महीने की जाए तो बाबू राधेलाल यकसा जोश खरोश से नौकरी को सिर ओढ़ लेते। कोई चपरासी नाराज हो जाए तो रात की नींद हराम हो जाती थी। कोई साथ वाला जोर से बात कह दे तो दिल बैठने लगता था। खुद बहुत धीमे बोलते थे, कायदा पसंद और सलीकेमंद आदमी थे और अपने को नौकरी पेशा कहने में गर्व महसूस करते थे। कोई पूछे कि कहिए क्या काम करते हैं, तो बजाय ये कहने के कि जजी में नकल नवीस हैं या तहसील में पंचायत क्लर्क हैं, वो बड़े विनय से कहते जी नौकरी पेशा आदमी। और उन दिनों जिस दफ्तर में काम करते उसके आराम, वहाँ के बाबू लोग, अफसर और जनता के जीवन में उस महकमे की अहमियत पर पूरी ईमानदारी से एक बड़ा बयान दे डालते। उनकी इसी आदत के कारण लोग उन्हें एक व्यर्थ सम्मान के दृष्टि से देखते थे, न अच्छा कहते थे न ही बुरा। लाला राम भरोसे ने दफ्तर की बात छेड़ी तो फौरन ये भी ख्याल आया कि अभी बाबू राधेलाल अपने दफ्तर के अनुभवों का पचड़ा ले बैठेंगे। सो उन्होंने फौरन बात का रुख पलटते हुए कहा, भाई मैं इसलिए आया था कि कल रात को नाती की खुशी में भोज है, बिरादरी से बुला हुआ है, तुम थोड़ा वक्त निकालो तो मेरी मुश्किल हल हो जाए। हाँ पहला नाती है, मजाक है, दिल खोल के भोज दो दद्दा। रही मेरी सो जो काम सौंप दोगे अपनी कोशिश भर ठीक ही कर दूंगा। बाबू राधेलाल ने जवाब दिया, तुम कल 4 बजे शाम से आ जाओ बस। बहुत ठीक, साहब से कहकर 1 घंटे पेशतर आ जाऊंगा। राम राम हुई और लाला राम भरोसे निश्चिंत होकर के उठ गए। राधेलाल ने बैठक के किवाड़ लगाए, जेब से गाधी डायरी निकाली और उस पर नोट किया, कल शाम 4 बजे दद्दा के घर भोज का इंतजाम करने जाना है। 1 घंटा पेशतर छुट्टी के लिए बड़े बाबू से सुबह ही कह देना है। डायरी जेब में डाली और भीतर पहुंचे तो पत्नी के कुछ कहने से पहले उन्होंने जेब से 2 कच्चे नींबू निकालकर घरौची पर रखते हुए कहा, ये दफ्तर की बगिया के हैं। माली कहने लगा, बाबू इतना रस है इनमें, अभी की पकने पर तो मुसम्मी को मात करेंगे। वो जो 4-5 दे रहा था, हमने कहा 2 ही काफी है। और असल बात तो ये थी कि चलते चलते वो माली की नजर बचाकर फुर्ती से 2 ही तोड़ पाए थे। अगर आस्तीन कांटों में न फंस गई होती तो शायद 1-2 और मार लेते। पत्नी को जरा ठीक देखा तो दूसरी जेब से रिबन की गिर्रियां निकालते हुए बोले, ये लो तुम्हारा डोरा लपेटने के काम आ जाएगा। पत्नी ने देखा तो हूं करती हुई बोली, इसमें डोरा लपेटा जाएगा? ये किस काम की है? कुसुमा कब से एक पेंसिल के लिए कह रही है। पेंसिल रोज रोज थोड़ी धरी है, मिल जाएगी पेंसिल भी। लाने को कहो, जो ले आऊं तो कोई चू नहीं कहेगा, पर ऐसे अच्छा तो नहीं लगता। दफ्तर की रुस्वा भर चीज मेरे पास से इधर उधर नहीं होती। डाक खाने वाले अभी तक याद करते। 23 दिन उनके यहां नौकरी की, 1 पाई का फर्क नहीं पड़ा। सब अभी तक मानते हैं। पोस्टमास्टर साहब अभी तक याद करते हैं। अपना काम चौकस रहना चाहिए। चौकसी के लिए अकल, आंख और वक्त की जरूरत है। आज चलते वक्त साहब कहने लगे, तुम्हारा बड़ा सहारा है राधे बाबू, तुम्हारी हिम्मत थी कितना बड़ा काम हो गया, इसलिए तुम्हें तकलीफ दी। अब ये छोटी बात है भला, जो काम कहो साहब के हाथ पकड़ के करा लो। इतना सुनकर पत्नी तृप्त थी। उसकी आंखों में पुरुषार्थी पति के लिए प्रशंसा थी और राधेलाल निश्चिंत हो गए। दूसरे रोज गांधी डायरी के मुताबिक बाबू राधेलाल 4 बजे से कुछ पहले ही पीछे कैरियर में दफ्तर की 2 पतली फाइलें इस तरह डोरी से बांधे हुए पहुंच गए जैसे कोई जिंदा मुर्गा इस तरह बांध कर लाए हों कि कहीं पीछे से उड़ ना जाए। बात असल में यह है कि वो सुरक्षा की बेहद कायल है। पीछे कैरियर पर कोई भी चीज खूब अच्छी तरह कसकर बांध लेने के बाद वे निश्चिंत हो जाते हैं कि अब गिरेगी नहीं। कैरियर टूटकर गिर जाए ये बात दूसरी। पहुंचते ही लाला राम भरोसे से मिले तो सबसे पहले उन्होंने कैरियर से फाइलें खोलकर उन्हें बक्स में रख आने की ताकीद की, कपड़े में लपेटकर कि कोई पुर्जा इधर से उधर ना हो जाए, और तब काम के लिए पूछा। भोज की तैयारी हो रही थी। राधेलाल को पूड़ियां निकलवाने का काम सौंपा गया। भट्टी सुलग रही थी और कड़ाह चढ़ा था। हलवाई घी के इंतजार में बैठा था। राधेलाल एक स्टूल पर जाकर जम गए। घी के कनस्टर आए तो देखते ही राधेलाल की भौहें सिकुड़ी, घास लेट, और उन्हें लगा कि कुछ अनर्थ हो रहा है। लाला राम भरोसे पर क्रोध आया कि बिरादरी में नया चलन कैसे चलेगा। आज तक भोज में असली घी के सिवाय किसी गरीब से गरीब बिरादरी वाले ने यह खासलेट इस्तेमाल नहीं किया।
लोग सालों पहले से घी जोड़ते हैं, पर होता सब असली घी में है। अगर कहीं पंगत में पता चल गया कि राधेलाल ने बैठकर अपने सामने ये सब होने दिया तो गांव से भी रिश्तेदारी के 10-20 जने आएंगे, तब कैसी थुक्का फसीयत होगी गांव में। और ये सब उन्हीं पर आ जाएगा कि राधेलाल कैसे बैठे सब करवाते रहे भाई। बात असल में ये थी कि कस्बे के सारे ही महाजन परिवार गांव से उखड़े हुए थे। कोई 3 पीढ़ी से आया था, कोई 2 पीढ़ी से, और कोई अभी भी आया था। कस्बे वाले घरानों में सबसे पहला घर राधेलाल के बाबा का था, जो लाला ही पुकारे जाते थे। पर लाला राम भरोसे की पिछली पीढ़ी ही कस्बे में आई थी। राधेलाल और राम भरोसे में भीतर ही भीतर असली कस्बाती होने की थोड़ी बहुत प्रतियोगिता भी चलती रहती थी। वैसे सारे महाजन परिवारों में कस्बाती होने की होड़ साधारण बात थी, लेकिन ढोलक मजीरा के साथ साथ लाला राम भरोसे ने 2 घंटे के लिए बैटरी का लाउड स्पीकर भी लगवाया था। गांव के संस्कारों से बंधे कस्बाती जिंदगी की होड़ में ये सारे ही परिवार भीतर से टूट चुके थे। लेकिन तीज, त्योहार, भोज, श्राद्ध और गमी खुशी के सारे आयोजन अभी भी उसी गंवई दरिया दिली, इफरात और खुलेपन से होते थे। कस्बाती चुस्ती और कानियापन धीरे धीरे घर कर रहा था, पर बिरादरी के मामले में वही गंवई ठाठ जरूरी समझा जाता, नाक ऊंची रखी जाती थी। बाबू राधेलाल ने लाला राम भरोसे को बुलाकर पूड़ियों पर बैठने से साफ इनकार कर दिया। लाला राम भरोसे ने बहुत समझाया। अब गांव की बात और मर्जात जाने दो राधे, वहां हर घर दूसरे घर के कार काज से, सिरधा से घी अन्न पुजाता था, तो सब निभ जाता था। अब यहाँ किसने मेरे घर के लिए सिर रोपा है? सब तो अकेले पीड़ा बटोरा है। पर राधेलाल की समझ में ना आया। बोले, तो किसी और को बैठा दो भाई पूड़ियों पर, मैं जिमाने का काम कर दूंगा। रही कहने की बात, सो मेरे मुंह से किसी बिरादरी वाले के सामने ये बात नहीं पहुंचेगी कि भोज घासलेट में हुआ है। बस बात में अड़ंगा पड़ जाने के कारण लाला राम भरोसे ने मुख्तार साहब के मेहनताने वाले जमा हिसाब से रुपए निकाले और फौरन देशी घी दुकानों से मंगवाया गया और भोज हुआ। भोज तो हुआ, पर बाबू राधेलाल के मन में चोर घुस गया कि लाला बुरा मान गए हैं और किसी आड़े वक्त इज्जत उतारने से बाज ना आएंगे। पर जो हो गया सो हो गया, अब उससे निस्तार ही कहां था। थोड़े दिन गुजरे, बाबू राधेलाल की एवजी वाली नौकरी छूट गई थी और तब से कहीं किसी तरह के काम का जुगाड़ नहीं बैठ रहा था। सुबह से मुलाकातें करने निकल जाते, पर इधर 3 महीनों से बेकारी ऐसे जड़ गई थी कि कुछ समझ में नहीं आता था। एक दिन घूमते घूमते तहसील जा पहुंचे, लेखपालों से मिले और कुछ थोड़ा रजिस्टर भरने का काम ठेके पर ले आए। आबादी के नक्शे तैयार हो रहे थे। लेखपालों को मर्दमशुमारी के 5-5 नक्शे तैयार करके देने थे। काम बहुत था तो इनके लिए भी कुछ सिलसिला निकला। उस दिन रजिस्टर दबाकर तहसील से बाहर आए तो स्टाम्प बेचने वाले मुंशी जी से दुआ सलाम हुआ और पता चला कि लाला राम भरोसे को फालिज मार गया है। उनका तख्त सूना पड़ा है। पता नहीं क्यों राधेलाल को इस खबर से कोई दुख नहीं हुआ, पर दिखानों को बोल ही पड़े, देखो मुझे टोकते थे, काहे जान दिए देते हो, और खुद पड़ रहे। अरे 3 दिन पहले तक काम पर आए थे, अकस्मात सब हुआ। उस दिन या 1 दिन पहले तुम्हारी बात आ गई तो लाला कह रहे थे कि राधेलाल में बड़ा दम है। उन्हीं से पता चला था कि आजकल बेकार हो तुम। लाला राम भरोसे की जगह तब तक एवजी कर लो, ठीक हो जाएं तब अपने छोड़ देना। मुख्तार साहब का भी काम का हर्जा नहीं होगा। बात राधेलाल को जंची, पर वो जानते थे कि लाला राम भरोसे को सपने में भी पता चल गया कि वह उनकी एवजी के लिए तैयार हैं, तो किसी दूसरे आदमी को सिफारिश से वहां पहुंचा देंगे। वो भला राधेलाल के लिए कुछ होने देंगे? 3-4 रोज हुए, पर बार बार वही बात मन में घुमड़ती थी कि ये मुहर्ररी मिल सकती तो थोड़ा सा संकट कट जाता। पर लाला राम भरोसे का ध्यान आते ही सारे ख्याल दम तोड़ देते। शायद उन्होंने किसी दूसरे की सिफारिश कर भी दी हो अब तक। उस वक्त शाम होने को थी। बाबू राधेलाल आंगन में पड़ी चारपाई पर बैठे ध्यान से अपनी गांधी डायरी देख रहे थे कि दरवाजे से आवाज आई, गमी को बुलौआ है, लाला राम भरे से सुर्ग सिधारे। नई बिरादरी में खबर कर रहा था। राधेलाल दौड़कर बाहर आए, जरूरी पूछताछ की तो पता चला कि अर्थी
घंटे भर में उठ जाएगी। भीतर आए, 5-7 मिनट सोचते रहे, पत्नी से धोती ली और चल पड़े। पर कुछ सोचते हुए देहरी से वापस लौट आए, धोती सिर के नीचे धरे चित लेटे रहे, फिर उठे और पत्नी से बोले कि अभी धोती रहने दो, एक जगह जरा जरूरी काम से हो आए, तब गमी में जाएंगे। पर फिर सोच साच कर उन्होंने धोती बगल में दबाई और चल दी। चलते चलते सोचने में मशगूल थे। आखिर उन्होंने धोती एक जान पहचान की दुकान पर रख दी और 10 मिनट बाद वो मुख्तार साहब के मकान के हाथे में उनकी आराम कुर्सी के सामने विनक खड़े थे और मुख्तार साहब कह रहे थे, आप ही राधेलाल हैं? अच्छा, राम भरोसे ने भी आपको एफजी पर रख लेने को कहलवाया था। बेचारे वे बड़े नेक थे तो हमारे मुंशी, पर घर के बड़े बूढ़ों की तरह रहते थे। परसों देखने गया था, तब भी उन्हें काम की फिक्र थी। आपकी तो कुछ रिश्तेदारी भी थी उनसे, उस रोज भी आपका नाम लिया था। तो ठीक है, मातबर आदमी हैं, कल से आ जाइए। और बाबू राधेलाल पसीने में नहाए खड़े थे, हत बुद्धि, आंखें एकदम खुश थीं जैसे पथरा गई हों। भारी कदमों से वो मुख्तार साहब का अहाता पार करके शमशान की तरफ जा रहे थे और 21 बरस की नौकरी पेशा जिंदगी में आज पहली बार अपने छूटे हुए गांव की याद आई थी, एक कसक भरी याद। तो ये महान कथाकार कमलेश्वर की कहानी थी, नौकरी पेशा। फिलहाल इजाजत दीजिए। संजय श्रीवास्तव को नमस्कार, धन्यवाद। किस्से वाला, किस्से कभी खत्म नहीं होते, जीवन कहानियों की नाव पर चलता है। किस्से वाला फिर मिलेगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए हिंदुस्तानियम टेल्स एंड टॉक्स। किस्सा पसंद आया तो कमेंट में बताइए, लाइक करके जाइए।